लिए हमेशा जो है कोच और प्लेयर दोनों साथ में बैठ के गोल सेट करते हैं। गोल शुड बी रिटेन डाउन, गोल जो है वो ऐसा नहीं कि बात कर ली और खत्म हो गया, उसको हमको लिख के रखना है कि भाई ये चीज डिसाइड हुई थी और उसको करना है। गोल सेटिंग शुड बी फॉलोड बाय पीरियडिक इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। इसमें क्या है कि उसका इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए, पीरियडिकली जो है उसका इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए कि किस टाइम पर क्या गोल करना, क्या गोल पूरा करना था, वो गोल हुआ या नहीं हुआ, अगर हो गया तो क्या अच्छा हुआ और उसमें क्या सुधार हो सकता था, और अगर नहीं हुआ तो क्या कमी हुई जिसकी वजह से नहीं हुआ। तो ये प्रोसेस जो है साथ साथ चलनी चाहिए, ठीक है। गोल शुड बी सेट फॉर ईच इंडिविजुअल प्लेयर, है ना, तो एक प्लेयर, हर एक प्लेयर के हिसाब से जो है वो गोल सेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है, जो हम लोग टाइप्स ऑफ गोल की बात कर रहे थे कि आउटकम गोल, परफॉर्मेंस गोल और प्रोसेस गोल, तो अगर उस परिभाषा पर आप ध्यान देंगे तो आप क्या देखेंगे कि हमने कहा आउटकम गोल है कि हमको किसी इंपॉर्टेंट कंपटीशन में मेडल जीतना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपटीशन में मेडल जीतना डिपेंड करता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस में कितना इंप्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आउटकम गोल इस बात पर डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस गोल कितना पूरा हुआ, ठीक है। और परफॉर्मेंस गोल इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोसेस गोल कितना पूरा हुआ, यानी कि आपने जो प्रोसेस डिसाइड की थी परफॉर्मेंस में सुधार के लिए, आपने कहा था वेट कम करेंगे, स्किल्स को ठीक करेंगे, स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे, अपने इंड्योरेंस को बढ़ाएंगे, तो अगर आप ये सारी चीजें कर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आएगा, और अगर आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आएगा तो आप ऑब्वियसली मेडल जीतेंगे। तो यानी कि आउटकम गोल जो है वो निर्भर करता है परफॉर्मेंस गोल के ऊपर, और परफॉर्मेंस गोल जो है वो निर्भर करता है प्रोसेस गोल के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हमको सबसे ज्यादा जो जोर देना चाहिए वो जोर देना चाहिए प्रोसेस गोल्स के ऊपर। सबसे ज्यादा जोर जो है वो प्रोसेस गोल्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस गोल, अगर सही से प्रोसेस गोल पूरे होंगे तो परफॉर्मेंस गोल पूरा होगा, और अगर परफॉर्मेंस गोल पूरा होगा तो आउटकम गोल पूरा होगा। तो सबसे ज्यादा जोर जो है वो प्रोसेस गोल और परफॉर्मेंस गोल पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज है गोल सेटिंग से प्लेयर को सेल्फ मोटिवेशन मिलती है। भाई एक बार बड़ा गोल रख करके कि एक बार हमने ये गोल डिसाइड किया कि ओलंपिक में मेडल जीतना ही गोल है मेरा, ठीक है। अब उस गोल को क्या होगा कि जब ओलंपिक होगा और जब आप ओलंपिक में मेडल जीतेंगे तब आप उस गोल को पूरा कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा फिर कि तब तक जो है तब तक जो है क्या होगा कि आपके लिए कोई दूसरा मोटिवेट करने वाला तरीका नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम प्रोसेस गोल सेट करते हैं, जब हम शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, तो क्या होता है कि हम उसको गिवन टाइम के अंदर उन गोल्स को पूरा कर पाते हैं। जब पूरा कर पाते हैं तो वो हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमने ये डिसाइड किया था कि वेट कम करना है 5 किलो, और 5 kg वेट कम करेंगे तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगा। तो जब हम 5 kg वेट कम कर लेते हैं तो हमको उससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक। और मतलब मोटिवेशन जो है वो कई चीजों पे डिपेंड करते हैं। मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू लूज वेट, ओके, you have decided that you want to lose weight, okay, and you start doing all the things to control your weight, then you have money with you, you have everything around you, and you can go and buy anything and eat. That should not be a problem. But after controlling yourself for maybe couple of days, what means you start thinking that why are you not eating those things, okay. So the thought, what will you think, that I'm not eating those things because I want to become a great athlete, okay, I want to become a great athlete. So when this thought comes back to you that I want to become a great athlete, it itself is a very motivating thing, okay. So this kind of motivation keeps on making the person improve his performance. So short-term goals always encourage us for a better performance, and it's self-motivating. Okay, it provides focus and direction to the player's effort. So actually, the player has decided a short-term goal for himself, so he knows what to do, what he has to do in this coming week. Okay, so plan is already set that in this week you have to get this done. So all your focus and effort will be focused on doing that only. So focus and direction will be set. It improves the confidence of the player. Obviously, if you keep on
keep on achieving your short-term goals, your confidence will be improving. You will feel that if you are able to do this, you will be able to achieve your long-term goal also. So it improves your confidence. Then it enhances commitment, hard work, and persistence. These all are related to that only. Improvement in performance. Okay? It helps the coach in preparing a sound training plan for his athlete. So now, from the coach point of view also, if the coach already knows, what is the long-term goal and what are the short-term goals, so accordingly you can set your plan for the athlete, that this week the athlete has to do this thing, this week the athlete has to do this thing. So you can make a sound training plan, you can make a realistic training plan for the athlete to achieve those goals. So that helps the coach also. So goal setting is very important. That इसके बाद क्या है, थैंक यू। ठीक है, तो अब मैं दूसरी वो करता हूं, है ना, दूसरी स्लाइड शुरू। इसमें कोई क्वेरी है? बताओ भाई, कोई क्वेरी है? नो सर। नहीं दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। ओके, ठीक है। तो आज का क्या था, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन फॉर स्पोर्ट्स कंपटीशन, कि खेलों के लिए जो है, कंपटीशन के लिए हमारा जो साइकोलॉजिकल, व्हाट इज द वे वी शुड प्रिपेयर फॉर कंपटीशन। So there are 2 points in it: stages of psychological preparation and then psychological skill training for sports competition. So what are the stages of psychological preparation? Stages of psychological preparation, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, जब when we say this is a broad term, psychological preparation, ठीक है। Psychological preparation is a broad term, psychological preparation. So when we are thinking of psychological preparation, what does that mean? Psychological preparation involves teaching athlete need based psychological skills, ठीक है। तो need based psychological skills, need based psychological skills का क्या मतलब है? It means that there are many athletes and all the athletes differ in their skills. Okay, so some athlete might be lacking in his attention concentration ability, some athlete might be lacking in his arousal control capability, some athlete might be lacking in his anxiety control strategy. Okay, so we in psychological preparation we teach the athlete this psychological skills according to their needs. Okay, so if some athlete is lacking in attention concentration, then we will teach him how to enhance his attention concentration. If some athlete is lacking in arousal control, we will teach him how to control his arousal, maybe with feedback or maybe by feedback or something else. ठीक है, so teaching the athletes need-based psychological skills. Need-based. What is that? According to their needs. ठीक है? And then techniques for mental self-regulation prior to, during, and after competition. ठीक है? So mental self-regulation, because what happens before the competition or during the competition or after the competition? What happens? There are a lot of changes in the mental status. Some athletes start having a lot of problems before the competition, like they lose sleep, they start urinating a lot, they start worrying a lot. So these kind of things happen. Okay, during competition some athletes become very much excited, they may become aggressive, or they may not be able to control themselves. Even after competition, when you win or lose, that time also your mental capabilities differ. Means if you win, you become very much excited, you might not be able to focus on anything for a period of time. If you lose, then also you might be, you might get demotivated and unable to focus on things. So self-regulation, how to control yourself in this condition. So these two are the part of psychological preparation, where we teach the athlete need-based psychological skills. What are the psychological skills that they need? That is taught in psychological preparation, and apart from that, mental self-regulation. So regulate themselves before, after, and prior to the competition. So that is psychological preparation. That's what we do in psychological preparation in general. Okay, so there are 3 phases. One is pre-competition phase,
second is completion phase, and third is post completion phase. There are three phases: pre completion, completion, and post completion phase. ठीक है, तो pre completion phase, we can divide the pre completion phase into long term and short term preparation. We can divide the completion phase into pre-game preparation and start of the match. Okay, and then post completion, during the completion, after the completion. So these three phases are there. Every phase has been divided into two parts. So pre-completion phase. So before completion, what you do? Stage one is long-term preparation. Why we started with long-term? We started with long-term because long-term preparation means that this preparation will start from maybe 6 months or 1 year or 2 years prior to the completion. Okay, so this preparation, long-term preparation, will start from 6 months, 1 year or 2 years prior to the completion. So when the completion is still means far away, like there are 1 year left, there is 1 year left or 2 years left, then only we start this type of long-term. Then only we start this type of preparation, and this is called long-term preparation because there is a lot of time required. So this is long-term preparation in the pre-completion phase during training period. So that is what that's what goes on when we are training for a competition, when we are anticipating a competition after 2 years. After 2 years, I'm going to participate in a major game, maybe Asian Games or Olympics or something. So means 2 years before that, I'll start having long-term preparation. So what are the parts of the preparation? Goal setting. Again, goal setting. The way we talk, we'll set our goals in we'll set our goals with the SMART principle, that what is our long-term goal. And that long-term goal will be broken down into many short-term goals, and we try to achieve those short-term goals in the given time so that we can attain the long-term goal. Then stress management training. So here actually stress management is something, this is very important. Like many people come to us when there is a very little time left for the completion, and they ask us, sir, how can we control our anxiety? How can we control our stress during completion? It cannot be done within a period of couple of days. Okay, you cannot control your stress and you cannot control your anxiety in a couple of days. You have to train your athlete for a couple of months for him to be able to control his stress or anxiety. That's why this stress management has been taken in long-term preparation. Okay, so all those techniques, whatever, like in my lecture arousal, in that arousal performance lecture, I talked about many techniques, autogenic training, JPMR, main techniques I talked about. So those techniques should be used in long-term preparation. In pre-completion phase, when we are planning for long-term, so those techniques should be taught to the athlete that time only, maybe a couple of months prior to the completion, so that they can get used to it. What I said, actually that technique initially when you practice, it takes 30 minutes. But if you keep on practicing it on a daily basis, what will happen? The time will decrease. If you master it, then you may need only a couple of minutes to do the technique. So that is the goal. When you are in your competition arena and you got 2 minutes or 3 minutes break, that time only you can do those, you can perform those techniques and get yourself regulated. So that is the part. But to reach to this level, you have to train for a couple of months. Then only you will be able to do that. If you learn that technique one day prior to the competition, it won't be of any. Mostly, it won't be of any use. Better you start doing it a couple of months ago. Okay? So these were the techniques we talked about. Then comes confidence building. Yes, confidence building is another thing. The confidence building, we should start from the very beginning. Confidence building should be start from the very beginning, and that confidence building comes through the way we talk. There should be short-term goals and there should be long-term goals. So if the athlete keeps on achieving those short-term goals, keeps on achieving those short-term goals, he will get a lot of confidence for this competition. So it will enhance his confidence. And even we just talked about that
weight control thing. You have decided that you will not eat any junk food. Now you have all the money with you and you have all the things around you. You can go and buy and eat anything. But when you keep on controlling yourself for a couple of days, you start thinking that I am doing this just to become a great athlete. So this enhances your confidence that okay, I'm doing this. If I can do this to become a great athlete, I can do anything to become a great athlete. So you will start putting your more than 100% of effort and more than 100% of everything. So that will boost up your confidence. So that's what we do for confidence building. Okay, and then confidence building, developing concentration. So concentration. There are many techniques for this developing concentration. Regular yoga, pranayama, meditation, and all these techniques, focusing, refocusing, centering, all these techniques are there. We can use these techniques for developing concentration. So we should start. Actually, what happens to the concentration? Like I will taking the lecture on this types of attention in the first week. है फर्स्ट वीक में मैंने टाइप्स ऑफ अटेंशन तो लेक्चर लिया था आप लोगों का, जहाँ पर फोकस्ड अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन, साइमल्टेनियस अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन सबकी बात की थी, है ना। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जब आप उस प्रोसेस को देखेंगे, जब मैंने आपको एक हॉकी के मैच का एग्जांपल दिया था कि हॉकी का मैच हो रहा है, तो खिलाड़ी क्या है कि शुरुआत में जब मैच बहुत टाइट नहीं हुआ है, जब मैच बहुत मतलब मैच का एकदम शुरू हुआ है, अभी कुछ गोल नहीं आए, तो खिलाड़ी का एम है केवल बॉल को अपने पास रखना और बॉल को कोशिश करना कि अपने साथी खिलाड़ी को प्लेस कर दें, वो अपोनेंट के पास न जाने पाए। तो वहां पर क्या होता है कि फोकस्ड अटेंशन होता है। उसके बाद जब मैच थोड़ा सा टाइट होता है, जब थोड़ा सा मतलब गेम प्लान चलने लगता है, तो वहां पर क्या होता है कि वो क्या होता है कि आपको बॉल जो है वो अपने पास रखनी है और प्लान के हिसाब से अपने साथी खिलाड़ी को मूव करना है, तो वहां हो जाता है सस्टेन्ड अटेंशन। उसके बाद होता है क्या, साइमल्टेनियस डिवाइडेड अटेंशन, यानी कि अब एक दो गोल दोनों साइड से हो गया, मैच थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो अब क्या करना है, आपको अपने खिलाड़ी पर भी ध्यान देना है, अपने खिलाड़ी पर भी ध्यान देना है, बॉल पर भी ध्यान देना है, तो दो तीन चीजों पर बारी बारी ध्यान देना है। वहां पर क्या, डिवाइडेड अटेंशन। और मैच अपने फाइनल फेज में पहुंच गया, वहां पर क्या है कि ये पेनल्टी कॉर्नर टाइप की सिचुएशन हो गई, अपोनेंट है, साथ के हैं, गेम प्लान है, आपका गोलकीपर है, सब लोग हैं, तो वहां पर हो गया साइमल्टेनियस अटैक। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीज जो है ये एक दिन में होती होगी या एक महीने में होती होगी? नहीं, ये चीज एक दिन और एक महीने में नहीं होती है। जब हम एक खिलाड़ी को एक टॉप लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कोई छोटा सा एलिमेंट जो है वो हम एक महीने में कर पाए, लेकिन जब ये सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं, जब मैं एक ये कह सकते हैं कि हॉकी के प्लेयर को मैं ट्रेन कर रहा हूँ एलीट लेवल पे जाने के लिए, जब मैं ये कहूंगा कि he is ready to reach the elite level with this psychological skills, it will take almost a year to train him with all these capabilities। ठीक है, कि हमको ये जो फोकस्ड अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन, साइमल कहने में जितना आसान लग रहा है, वो करना उतना ही मुश्किल होता है ना, वो करना उतना ही मुश्किल होता है। लेबोरेटरी में कर लेते हैं, लेबोरेटरी में करने के बाद से फिर फील्ड के ऊपर कैसे कर रहा है, और फील्ड के ऊपर देख करके उसमें करेक्शन कर रहा है। तो ये इतना आसान नहीं होता है कि मतलब हम कहते हैं कि अटेंशन कंसंट्रेशन जो है वो, अटेंशन कंसंट्रेशन आसान सी चीज है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, वो टाइम लेता है। तो ये सारी चीजें जो है लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का पार्ट होना चाहिए कि अगर हमको ये लगता है कि मेरे गेम में ये स्किल इंपॉर्टेंट है, तो इस स्किल की ट्रेनिंग जो है वह इतने टाइम से शुरू हो जानी चाहिए, ताकि हमारा एथलीट कंपटीशन जाने के समय जो है वो फुली रेडी। ठीक है, ओके। ट्रेनिंग फॉर डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस, मेंटल टफनेस ट्रेनिंग। ठीक है, मेंटल टफनेस। अब मेंटल टफनेस का क्या मतलब हुआ? मेंटल टफनेस का मतलब the player is able to keep on playing his natural way in event of any unforeseen circumstances। Okay, so if anything unexpected occurs, still the player is able to play his natural game. So that is called mental toughness. Whatever happens, the player plays his game. That is mental toughness. Now, mental toughness, the way it is being described, anything unforeseen, anything unexpected. So what unexpected things can happen? Maybe the opponent player changes his strategy altogether.
changes his strategy altogether. Okay, so that is one unexpected thing. The player went to the game thinking that he will win, but the opponent becomes the opponent is playing very well today, and he's playing very well today, so it becomes very tough for the athlete to win the game. Okay, the athlete may feel low, maybe sometimes what happens, even before the day of the competition, we have some unfortunate incident at our home. We may have some unfortunate incident with ourselves. Okay, so these all unexpected things can happen. So we have to train the athlete in a way that even if something unexpected happens, he is able to play his natural game. So that is mental toughness. So now, because so many things come under mental toughness, we need to train a lot. We need to train a lot of players to have this mental toughness. So that is also a part of long-term training. कहां तक मैम ने आज करा दिया था भाई? आज मैम ने कहां तक कराया था? कोई सुन रहा है? हाँ, मैम ने कहां तक कराया था? हैं? 34? Erasal sir. Last slide erasal. Last slide खत्म हो गया वो? This was done. Yeah, come back sir. No sir, second sir, second. Erasal sir. Two वाला? Yes sir, some E I think sir. No sir, next page sir, next slide. Sir, E. This one? Yes sir. See, यहाँ तक करा दिया है ना? Yes sir. इमेजरी तक सर. सर इमेजरी तक ठीक है. इमेजरी ट्रेनिंग तक करवाया सर. ठीक है. ओके, सो अभी हमें till now we have been talking about long-term preparation, that before competition, during our training only, we have to plan for long-term, like when there is competition left, when the competition we still have almost a year, a couple of months time to go to the competition, we plan for long-term preparation. Now when we have a couple of months left, maybe 2-3 months are left, or only 2 months are left, so we start thinking about short-term preparation. Even 1 month before competition or 2 months before competition. So that will come under short-term preparation. So in short-term preparation, what we'll focus on? We'll focus on stress management training. So here is stress management training. What we'll do? We'll focus on smaller strategies like this pep talk, coach need-based counseling session. If the athlete needs counseling regarding some problem, when the athlete starts having those competition related thought and he had some problem related to that, so need-based psychological counseling sessions will be planned in short-term short-term planning, and then pep talk, motivation enhancement things. So this thing will come under this stress management training in short-term plan. Then imagery training. So imagery training maybe initially what we can do, we can, like the player is going to a competition, so we can make a schedule of the whole competition, that the player after 1 month he will be leaving for, maybe if he is playing in another country, he will be leaving for that country. Then they will have their initial matches, they will have their quarter-final, semi-final, final matches, and everything takes part in stages. Okay, so what we can do, we can make this imagery schedules for all these stages and train the player in imagery for exposure to these things. Okay, so this way the athlete will get exposed to whatever will happen after 1 month to him, and he gains a lot of confidence out of it. Then attention control training. So the athlete may also be trained for controlling attention. Okay, so attention control training also may take place. Arousal regulation. We talked about arousal regulation. So biofeedback and this type of procedures may be used for arousal regulation. Here maybe for psyching of that. Arousal regulation means if we want,
we can even psych up the athlete with biofeedback. So if we train we may decide different stages of training. So in one stage we train the athlete in a line position or in our laboratory. In another stage we train the athlete on treadmill. We train the athlete playing the game. So means the player is already psyched up and we train him to maintain that arousal level so that he can come to that arousal level by himself. So that will be psyching up. So in short term we can do that. And then providing information to athletes prior to the competition. So actually there are actually many things happen. Sometimes you must have heard that a player went to some important game and there this news and media start asking a lot of questions. Okay, so if the athlete is not ready for this, if the athlete is not ready, that if the athlete is not ready, that the media may ask questions about the country, media may ask questions related to any current affairs. So what will happen? The athlete gives some absurd response, and then it becomes a insulting thing for the country itself. So what happens? The athletes become demotivated. So before the competition, we also have to train the athlete that you are going to another country. There will be news and media people asking you a lot of things, and you should be ready. Maybe we are going to Olympics. Okay, we are going to Olympics, and in Tokyo, people start asking about what was the why we saw so many bodies near Ganga in this COVID situation. What is your view on that? Okay, कोई हमारे एथलीट से कोई ये भी पूछ सकता है ना, टोक्यो में जाके ओलंपिक में देखो क्या होता है ना कि प्लेयर्स को डीमोरलाइज करने के लिए, वहां पर भी प्लेयर्स को डीमोरलाइज करने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं कि किसी ने ये पूछ दिया कि अच्छा आपके इंडिया में जो कोविड मैनेजमेंट की सिचुएशन कैसी चल रही है, तो एथलीट की कहा बहुत बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो फिर उसने उल्टा जवाब दे दिया कि फिर न्यूज में वो गंगा के किनारे बहुत सारी बॉडीज दिखाई दे रही थी, उसकी क्या वजह है? तो क्या हुआ? एथलीट फंस जाएगा। ठीक है, एथलीट फंस जाएगा, एथलीट को कोई जवाब नहीं सूझेगा, हो सकता है कि उससे कुछ उल्टा निकल जाए, और जो उसके मुंह से कुछ उल्टा निकला उसका नतीजा क्या होगा कि वो पूरी कंट्री में सुनाई देने लगेगा, पूरे वर्ल्ड में सुनाई देने लगेगा, और एथलीट जो है उसका सारा ध्यान गेम से हट करके इस चीज पे आ जाएगा। तो इन चीजों की भी हमको शॉर्ट टर्म में कंपटीशन के पहले एथलीट को ये चीजें भी बतानी होती है। ये मेंटल प्रिपरेशन का पार्ट है, ये मानसिक तैयारी का एक पार्ट है कि एथलीट जो है मेंटली प्रिपेयर है कि दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहां पर अगर कोई मुझसे किसी भी चीज के मतलब एटलीस्ट ऐसा होता है कि जो चीजें ऐसी हैं जिन पर कि कोई बात करके आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर सकता है, उन चीजों के बारे में जो है एथलीट पहले से एक रिस्पॉन्स बना कर रखे क्लियरली मुझे क्या बोलना है, ताकि ऐसा ना हो कि वो किसी चीज में फंस जाए, उसका ध्यान जो है वो गेम की बजाय किसी और चीज में चला जाए। ठीक है, तो ये जो है ये शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार बहुत बड़े बड़े मतलब इसकी वजह से अच्छे एथलीट्स की परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो जाती है इंपॉर्टेंट कंपटीशन में, कि न्यूज एंड मीडिया जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर एथलीट जो है वो उन क्वेश्चंस को रिप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपका यहां तक हुआ था, है ना? ठीक है, फेज 2 बाकी था, आपका कंपटीशन फेज बाकी है अभी। हाँ, तो हाँ, कल मैम आपको कंपटीशन फेज कराएंगे। कोई क्वेरी हो इसके बारे में तो और बताइए मुझे। जो हमने डिस्कस किया उसमें आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। नो क्लियर? ठीक है, मैं इसमें से बहुत टफ क्वेश्चन डालूंगा फिर पेपर में, ठीक है ना? और सब इसमें से सारे जितने टफ क्वेश्चन है वो सारे मैंने आप लोगों के पेपर में डाल देने हैं और फिर देखूंगा कितना अच्छा रिस्पांस आता है। सर सिंपल ही रखना पड़ेगा। सर व्हेन इज इंटरनेट सर? नहीं कोई नहीं, बस समझो इसको कि क्या पढ़ाया जा रहा है, समझ लो तो अपने आप से कर लोगे। ऐसा कोई टफ नहीं होता है, पेपर इजी ही होता है, आराम से हो सकता है, पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेपर के बारे में मत घबराओ, समझने पर ध्यान दो, है ना? प्रोसेस गोल पूरा होगा, देखो यही बात है, ये प्रोसेस गोल है
कि जब क्लास चल रही है तो आप अगर मतलब परफॉर्मेंस अच्छी होनी है, आपको डिप्लोमा में पास होना है, ए ग्रेड लाना है, ठीक है, आउटकम गोल है ए ग्रेड लाना है। अब प्रोसेस गोल है कि उसके लिए पढ़ाई अच्छी, मतलब परफॉर्मेंस गोल है कि अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, और प्रोसेस गोल है कि हर एक क्लास में जो है उसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो हम समझ जाए, ठीक। तो अगर प्रोसेस गोल पूरा करोगे ठीक से तो परफॉर्मेंस गोल सही होगा, है ना, तो सब तैयार रहेगा, और परफॉर्मेंस गोल ठीक रहेगा तो आउटकम गोल अपने आप एक ग्रेड आ जाएगी। सर अब चेंज हो गया, अब ये नहीं रहा, वो प्लस तक चला गया, ए प्लस वो। कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा। वही सारा वही है कि आउटकम गोल जो है वो प्रोसेस गोल और परफॉर्मेंस गोल पर निर्भर करता है। तो प्रोसेस गोल जो है वो पूरा होगा तो परफॉर्मेंस गोल भी पूरा होगा और आउटकम गोल भी पूरा होगा, ठीक है ना। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये भी हो गया है। चलो ठीक है, फिर आज का सेशन यही हम लोग खत्म करते हैं, है ना। और इसको एक बार और आप लोग दोहरा लेना, फिर हम लोग अगली बार इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे, तो अगर कोई क्वेरीज होती है तो हम लोग उसको फिर से सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। आप क्वेरी में कहीं से भी पूछ सकते हो, अगर आपको पीछे का भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो एक बार रिवाइज कर लो, कहीं कुछ अगर नजर आता है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास में पूछ लिया करो, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो ओके ओके ओके, थैंक यू सर। सर व्हेन इज असेसमेंट सर? असिस्टेंट